दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए आधा सफर पूरा हो चुका है। 543 में से 284 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और अब आधे से भी कम का सफर बचा हुआ है। लेकिन जिन सीटों पर चुनावी सफर बचा हुआ है उसमें बेहद कम सीटें ऐसी है, बहुत कम सीटें ऐसी है जो इस लोकसभा चुनाव में यह तय करने जा रही है कि क्या प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे या प्रधानमंत्री पद पर इंडिया गठबंधन से कोई बैठेगा। और आज मैं जिनका जिक्र करने जा रहा हूं, 4 राज्य और 4 राज्यों की 82 लोकसभा सीटें, और वो 4 राज्य जहां डबल इंजन की सरकार आप कह सकते हैं। चौंकिएगा मत, इन 4 राज्यों में मैं दिल्ली का भी जिक्र कर रहा हूं। और दिल्ली में भी डबल इंजन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन, ये सारी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। यही संविधान कहता है। और इन 4 राज्यों में, जिसमें एक दिल्ली भी है, वहां जो सीटें बची हुई है चुनाव में, वो सीटें कितनी हैं? दिल्ली की 7, हरियाणा की सभी 10, उत्तर प्रदेश की 54 और बिहार की 26, यानी 17 और 24, 17 और 26, 43 और 54, 97 सीटें बची हुई है। लेकिन बात 97 की हम नहीं करेंगे, बात सिर्फ 82 की करेंगे। वो 82 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और ध्यान रखिए, 92% से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बीजेपी ने यहां पर इन 82 सीटों में से 75 सीटें पिछली बार हासिल की थी। जी हां, 75 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। और अगर इन 82 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी 50 या 50 के नीचे रुक गई तो 30 लाख वैकेंसी की जो बात राहुल गांधी ने कही है कि 15 अगस्त के पहले 30 लाख वैकेंसी का मामला क्लियर करेंगे, 15 अगस्त के पहले बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तो इन्हीं इलाकों में, इन्हीं 82 सीटों वाले इलाकों में जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहीं के नौजवान सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों के लिए प्रदर्शन करते हैं। 30 लाख वैकेंसी की बात राहुल गांधी ने कही है। एक एक कर देखते हैं कि क्या है पूरा मसला। आज ना हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ना हम एनडीए की बात कर रहे हैं। आज बात उस इलाके की जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में 2014 में भी और 2019 में भी एक बड़ी भूमिका जिस इलाके ने निभाई। यूपी की 54 सीटें, 54 में 51 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। एक पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनाव लड़ रही है तो 2 पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी चुनाव लड़ रही है। बची हुई 51 सीटें बीजेपी लड़ रही है। और इन 51 में से 44 सीटें बीजेपी ने पिछली बार हासिल की थी। 51 जहां चुनाव अभी बचे हुए हैं और बीजेपी लड़ रही है, 54 में 51, 44 बीजेपी हासिल की थी पिछली बार। ठीक इसी तरह बात बिहार की करें, 26 सीटें बची हुई है और 26 में 14 सीटें बीजेपी की बनी हुई है। 14 की 14 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। और दिल्ली की बात करें तो 7 की 7 सीटें बीजेपी की। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। आप देखिए, अग्निवीर से सबसे ज्यादा परेशान किस इलाके के नौजवान हैं? आरा के, बलिया के, छपरा के, पूर्वांचल का गहमर गांव, जहां से सबसे ज्यादा लोग आर्मी में, मिलिट्री में और पैरामिलिट्री में बहाल होने जाते हैं। और उस इलाके के लोगों को अग्निवीर बनना पड़ रहा है। 4 साल की नौकरी, 74 साल का आदमी तीसरे टर्म के लिए वोट मांग रहा है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बना दो, जनता के पीछे अपील कर रहा है। लेकिन 22 साल का नौजवान रिटायर करके घर बिठा दिया जाएगा। ये नियम, ये पॉलिसी उसी 74 साल के व्यक्ति की सरकार ने लाई है। जनता ये देख रही है। हरियाणा, वहां से भी अग्निवीर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दिल्ली, सरकारी कर्मचारियों का शहर, छोटे व्यवसायियों का शहर, जहां सबसे ज्यादा जीएसटी और ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने वाले लोग हैं। छोटा व्यवसायी जीएसटी से सबसे ज्यादा पीड़ित है। और यूपी में सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल का इलाका, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का इलाका, और उस इलाके में
सबसे ज्यादा लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो करते ही हैं, पेपर लीक से जो लोग परेशान हैं वो इसी इलाके में, कोई ऐसा इलाका नहीं बचा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कहीं आप देख लीजिए, पेपर लीक की समस्या से जो नौजवान पीड़ित हैं उनका कहीं कहीं उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सरकार बार बार दावे करती है पेपर लीक होता है, तो क्या इन इलाके के नौजवानों को 30 लाख नौकरियों के लिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रक्रिया शुरू होगी, क्या उसमें वो भागीदारी अपने सुनिश्चित करना चाहते हैं? ये इस इलाके के नौजवानों को बैलेट के माध्यम से, वोट के माध्यम से बताना होगा। तो कैसे वोट होगा, क्या होगा, और क्या इस इलाके के लोग नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ पर मुहर लगा देंगे या नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ को रोक देंगे? यह पूरी तैयारी इसी इलाके के लोगों को करनी है। बिहार की 14 सीटें, और बिहार की 14 सीटों में एक से एक भारतीय जनता पार्टी के नाम है जो फंसे हुए हैं। गिरिराज सिंह, दिन रात हिंदू मुसलमान झटका और हलाल मटन करने वाले, उनकी सीट भी है। इसी इलाके में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सीट भी फंसी हुई है, और इसी इलाके में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने वाले पूर्व आईएएस और मोदी सरकार के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की सीट भी फंसी हुई है। इसी इलाके में राजीव प्रताप रूडी भी मुकाबला कर रहे हैं लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का। 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कुल फंसी हुई है, और 14-0 के स्ट्राइक रेट से बीजेपी ने जीती थी। बात उत्तर प्रदेश की करें तो राहुल गांधी का चुनाव भी यहीं फंसा हुआ है, रायबरेली में। इसी इलाके में कन्नौज भी आता है, अखिलेश यादव की सीट फंसी हुई है। इसी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट फंसी हुई है, और इसी इलाके में नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा की सीट भी फंसी हुई है। तो इसी इलाके में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की सीट भी फंसी हुई है। तो नित्यानंद राय के अलावा जो दूसरे गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के दूसरे जूनियर मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा टेनी, उनकी सीट भी फंसी हुई है। कानपुर का शहर भी यही है तो इलाहाबाद भी यही है, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, पटना भी इसी में है, तो इसी में गुड़गांव और दिल्ली भी है, इसी में अंबाला भी है, और इसी में फरीदाबाद भी आता है। तो इन सब इलाकों में अभी वोटिंग होनी है। तो इन सब इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि हरियाणा में 10-0 पिछली बार, दिल्ली में 7-0, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव होने हैं और 51 सीटें बची हुई है उसमें 44 बीजेपी ने जीती, और बिहार में 14 सीटें जो बीजेपी लड़ रही है बचे हुए चरण में, उनमें 14 की 14 जीती। यानी 82 सीटें जो इस बार बीजेपी लड़ रही है उसमें पिछली बार वो 75 सीटें जीत चुकी है, और 75 सीटें जब बीजेपी जीत चुकी है तो क्या इस बार फिर यदि बीजेपी ने 75 सीटें हासिल की तो तय मानिए कि नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ को रोका नहीं जा सकता। और नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ यदि हुई तो फिर इस देश के नौजवान पत्रकारों को, अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स को, यहां तक कि गोदी मीडिया चैनल्स को भी अगले 5 साल फिर फोन करने के लिए तैयारी तो नहीं करेंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या करें। किसान अपनी एमएसपी गारंटी के लिए फिर प्रदर्शन करके गोदी मीडिया हाय हाय तो नहीं करेंगे, और सोशल मीडिया के लोगों को बुला करके सड़क पर बैठकर खाना बनाते हुए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर तो नहीं होंगे। सिर्फ यही 82 सीटें तय करने जा रही है कि अब हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। 4 जून के बाद अगली सरकार किसकी बनेगी, और जो सरकार बनेगी उस सरकार का स्वरूप क्या होगा, उस सरकार का एजेंडा क्या होगा, उस सरकार की रूपरेखा क्या होगी, और उस सरकार के द्वारा किस प्रकार से इस देश के किसान को, इस देश के नौजवान को, इस देश की महिलाओं को, इस देश में जाति जनगणना की मांग करने वाले तबके को, ओल्ड पेंशन मांगने वाले तबके को, और इस देश में आरक्षण बढ़ाने की भी मांग करने वाले तबके को सामाजिक न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। संविधान बचाने की बातें हो रही है, बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग हैं। बाबा साहब के अंबेडकर के बनाए संविधान के साथ एक जज्बाती रिश्ता है उनका, और उस जज्बाती रिश्ते को क्या 5 किलो राशन के लिए वोट दिया जाएगा या जनता अपने मुद्दों के आधार पर वोट देगी, ये यही तय होना है।
यही तय होना है कि क्या नौजवान अपने भविष्य को लेकर मतदान करेंगे या राम मंदिर उनके एजेंडे में होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए राम मंदिर का क्रेडिट नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है। क्या नौजवान उस झांसे में आ जाएंगे? यह भी यही तय होना है। जाति जनगणना होगी या नहीं, इस देश के ओबीसी को जाति जनगणना चाहिए या नहीं, इन्हीं 82 सीटों के ओबीसी को तय करना है कि जाति जनगणना उन्हें चाहिए या नहीं। अगर उन्हें जाति जनगणना नहीं चाहिए तो निश्चित तौर पर उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए, और जाति जनगणना चाहिए तो उनकी मांग का भी स्वागत किया जाना चाहिए। तो क्या इस देश का ओबीसी तबका जाति जनगणना के मुद्दे को छोड़कर चुनावी हिंदुत्व के साथ बह जाएगा? क्या आरक्षण के मुद्दे को वो छोड़ देगा? ये सवाल सबसे पहले आता है। ये सवाल दलित तबके के सामने भी आता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से इस चुनाव में कैंडिडेट बदल रही है, तो क्या दलित तबका बसपा के साथ टिका रहेगा या देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को देखने के लिए मतदान करेगा, या इस देश का दलित तबका राम मंदिर के चुनावी हिंदुत्व के नारे के साथ बह जाएगा? ये तीन परिस्थितियां दलितों के सामने हैं, उन्हें तय करना है। ओबीसी के सामने दो परिस्थितियां हैं। या तो एक तरफ वो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं खुद पिछड़ा हूं, उनके साथ चले जाएं और अपने मुद्दे को छोड़ दें, जाति जनगणना आरक्षण वगैरह को। और वो एससी एसटी के सामने जो परिस्थितियां हैं वो यही है कि या तो वो हिंदुत्व की लाइन पर जाएं, या फिर वो बसपा के साथ टिके रहें, या फिर वो इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है और लेफ्ट फ्रंट की पार्टियां हैं, उनके साथ आए। तो इन 82 सीटों पर मैं फिर कह रहा हूं कि इन 82 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 50 या 50 से नीचे आया तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इन 82 सीटों पर अगर बीजेपी ने पिछले बार के प्रदर्शन को दोहरा दिया, यानी 82 में 75 के आंकड़े के आसपास फिर पहुंच गई, तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने से कोई रोक नहीं सकता। सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के नौजवान सबसे ज्यादा रोजगार को लेकर परेशान रहते हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी और पेपर लीक को लेकर परेशान रहते हैं, वैकेंसी नहीं आने से परेशान रहते हैं, न्यूज चैनलों के भी चक्कर काटते हैं, तो कभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर दिल्ली में धरना देते हैं, कभी इलाहाबाद में धरना देते हैं, तो कभी रेलवे की पटरियों पर बैठकर धरना देते हैं। तो वो धरना देंगे, धरना देना उन्हें पसंद है, या उस धरना देने की प्रक्रिया से आगे जाकर यही नौजवान अपने रोजगार के मुद्दे पर आ जाएंगे? राहुल गांधी साफ कह रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, आज ही राहुल गांधी ने कहा है कि 15 अगस्त के पहले यदि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को जनता ने बना दी तो 15 अगस्त के पहले भर्ती प्रक्रिया को 30 लाख भर्तियों की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो बेरोजगार हैं, 25 साल की उम्र तक हर डिग्री डिप्लोमाधारी बेरोजगार को, चाहे उनकी जाति और मजहब कुछ भी हो, उन्हें 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। तो एक तरफ ये ऑफर है, दूसरी तरफ 5 किलो राशन का ऑफर है, और इसी के बीच में जनता को चुनाव करना है। नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनकी राजनीतिक साख दांव पर है, राहुल गांधी की साख भी दांव पर है, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की साख भी दांव पर है। एक आदमी की साख इस पूरे इलाके में दांव पर नहीं है, वो है नीतीश कुमार। इस इलाके में उनकी भी सीटें बची हुई है, 8 सीटें उनकी बची हुई है, जिनकी चर्चा आज मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी सुविधा के हिसाब से कभी इधर भी जाएंगे, कभी उधर भी पलट जाएंगे। तो उनकी सीटें मैंने छोड़ दी, चिराग पासवान की भी सीटें मैंने छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी की जो 3 सीटें बची हुई है, अगर दलित प्रधानमंत्री का नारा आया, अगर दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ लेने की बुनियाद तैयार होती हुई दिखाई दी 4 जून के बाद, तो चिराग पासवान के पास उनका समर्थन करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी। मैंने जानबूझ करके ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की भी चर्चा छोड़ दी, क्योंकि वो सहयोगी दल है, उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, वो चुनाव के बाद की परिस्थितियों में किसी तरफ स्विच कर सकते हैं।
इसलिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ रही है, सोचिए हर चौथी सीट, पिछली बार जो बीजेपी को सीटें मिली थी 303, हर चौथी सीट इसी इलाके से आई थी। 300 में 75 सीट, यानी हर चौथी सीट। और इस इलाके में ही अब यह तय हो जाना है कि सरकार किसकी बन रही है। इसलिए तय हो जाना है क्योंकि महाराष्ट्र के लोग खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत मजबूत व्यूह रचना कर दी है। कर्नाटक में चुनाव संपन्न हो चुके, गुजरात में संपन्न हो चुके, राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके, छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब संपन्न हो चुके, मध्य प्रदेश में भी 2/3 से ज्यादा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके। बीजेपी के गढ़ों में जहां डबल इंजन की सरकार भी है और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के लिए एक बड़ी संभावना भी है, जनता के मुद्दे भी है, वो यही इलाका है। 82 सीटें यही है और इन्हीं 82 सीटों पर इंतजार कीजिए क्योंकि यही 82 सीटें सरकार बनाने जा रही हैं और यही 82 सीटें अगले 5 साल के लिए हिंदुस्तान का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक खाका खींचने जा रही हैं। तो देखते रहिए होता क्या है। जो भी होगा लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता के योगदान से ही होगा और उस योगदान के बीच हम सबको दिल खोलकर जनता के फैसले का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।